मैं पहले उतर जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं तुम्हें इस तरह पहाड़ों और लकीरों के पार ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वार्थी हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम यहाँ हो मैं कड़ी मेहनत करूंगा। ये हयाओ मियाज़ाकी और जिंग टेंग ज़िवेन द्वारा दुनिया भर के दर्शकों के लिए लिखा गया एक प्रेम पत्र है। लिसन यस की इस कहानी में लड़के और लड़कियों के बीच शुद्ध और ईमानदार दो तरफा दौड़ प्यार की सच्ची प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका कथानक क्लिच है, लेकिन उसने 500,000 लोगों को रुलाया और 8.9 टाइप किया। यू डाओवन एक साधारण लड़की है जिसे पढ़ना पसंद है, लेकिन उसने हाल ही में पाया कि लाइब्रेरी में हर किताब के उधार कार्ड पर एक ही नाम तियानाज़े शेंगसी दिखाई देता है। वो इस नाम के बारे में उत्सुक हो गया और उसने कहा कि वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अगले दिन जियाओवन ने स्कूल की लाइब्रेरी से एक बहुत ही दुर्लभ पुस्तक उधार ली और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति ने पुस्तक दान की थी उसका नाम भी तियानाज़े था। लंच ब्रेक के दौरान जियाओवन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जिजी को जियांग जियांगलू के लिए लिखे जापानी गीत दिखाए और उन दोनों ने गीत गाए। खेलते समय जिजी ने अपना पसंदीदा पहाड़ी गांव देखा और यहाँ से शर्माते हुए भाग गई। जियाओवन ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन क्योंकि वह जल्दी में चली गई थी उसने उधार ली गई लाल अंगूर की किताब को फैक्ट्री की कुर्सी पर छोड़ हंसा क्योंकि यह इतनी खराब लिखी गई थी कि उसे भविष्य में इसे फिर से नहीं गाना चाहिए। ये पता चला कि उसने किताब के बोलों पर झांक कर देखा था। जियाओ वेन गुस्से में था, वह बदतमीजी करता था और दूसरे लोगों की निजता पर झांक रहा था। ये लड़का वाकई परेशान करने वाला था। अगले दिन जियाओ वेन अपने पिता को एक कंप्यूटर देने जा रहा था, लेकिन बिल्ली ने उसे अनदेखा कर दिया। ट्राम स्टेशन पर आ गई। जियाओ वेन ने मोटी बिल्ली को अलविदा कहा, लेकिन बिल्ली पहले ट्राम से उतर गई। उत्सुक जियाओ वेन ने उसका पीछा किया। उसने बिल्ली का पीछा करते हुए सड़क के उस पार, ओवरपास के उस पार और गली में भी उसका पीछा किया। जब उसने सोचा कि मोटी बिल्ली उसे चिढ़ा रही है तो मोटी बिल्ली अर्थ हाउस नामक एक स्टोर में चली गई। यह एक प्राचीन उपहार की दुकान है जिसमें दुनिया भर के कई तरह के सामान हैं। जियाओ वेन को मेज पर रखी बिल्ली की मूर्ति ने आकर्षित किया। उसने मूर्ति को गौर से देखा। पीले रत्नों से उकेरी गई आंखें सूर्य के अपवर्तन के नीचे जीवन की तरह लग रही थी। मालिक ने इसे एक मेहमाननवाज दादा माना। उसने यू डाओवन को बताया कि यह बिल्ली बैरन लड़की थी। दुकान के मालिक ने जियाओवन को वह घड़ी दिखाई जिसे उसने अभी ठीक किया था। जैसे ही दुकान के मालिक ने स्प्रिंग को घुमाया, कलाकृति में जान थी। मेहनती बौने हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे राजा बो और योगिनी राजकुमारी जो 12 बजे के बाद ही दिखाई देगी। भले ही राजकुमारी 12 घंटे के बाद ही अपना असली रूप दिखाएगी, राजा बो फिर भी हर घंटे समय पर दिखाई देगा। योगिनी राजकुमारी का इंतना, ये वह लड़का था जो कल उसके गीतों पर हंसा था। हालांकि लड़का जियाओवन के लिए एक लंच बॉक्स लाया था, लेकिन जाने से पहले उसके ताने ने जियाओवन को फिर से गुस्सा दिलाया। जब वह घर लौटा तो उसे अचानक जिजी ने अपने दोस्त को जिजी तक एक प्रेम पत्र पहुंचाने में मदद की। इससे वह युवा लड़की जो अभी प्यार में पढ़ना शुरू हुई थी, उसे लगा कि उसे स्वर्ग से पीटा जा रहा है। उसने अगले दिन परीक्षा भी नहीं दी, लेकिन किसने सोचा होगा कि स्कूल के बाद उसने जिजी को ऐसा बनाने के लिए क्या गलत किया था। जियाओवन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने शानकुन को एक बेवकूफ होने के लिए कोसा जो यह नहीं देख सका कि जिजी उसे पसंद करती है। लेकिन किसने सोचा होगा कि जिस व्यक्ति को मैं पसंद करता हूँ वह तुम हो। क्या इससे नफरत है? इस समय मजाक मत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था। ये सिर्फ 2 बेपनाह प्यार थे जो किशोर अवस्था में आम थे। शर्मिंदगी से बचने के लिए शानकुन पहले चला गया। व्याकुल जियाओवन फिर से वर्ल्ड हाउस आया। यहाँ ही वह शांत हो सकता था। जियाओवन ने दरवाजा खोला, लेकिन सौभाग्य से बड़ी मोटी बिल्ली दरवाजे के सामने लेटी हुई थी। जियाओवन ने मोटी बिल्ली को अपनी परेशानी बताई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह घर लौट रहे उस परेशान करने वाले लड़के से टकरा गया। लड़का हैरान था कि अयू उसे छूने देगा। पता चला कि बिल्ली का नाम अयू था। क्या अयू तुम्हारी बिल्ली नहीं है? वह आज्ञाकारी ढंग से नहीं रहेगा। इस सड़क पर मैंने लोगों को उसे क्यू क्यू कहते सुना है। हालांकि किसी कारण से, हालांकि दोनों एक बिल्ली पर चर्चा कर रहे थे, वे शर्मा गए। लड़का जियाओवन को पिछले दरवाजे से स्टोर में ले गया और अपनी पसंदीदा बिल्ली बैरन को बाहर निकाला। रोशनी के नीचे दुर्लभ रत्नों से उकेरी गई आंखों में धीरे धीरे एक आकाशगंगा बह रही थी। जियाओवन दंग रह गया। वह बिल्ली बैरन को तब तक देखता रहा जब तक कि आसमान में सूर्यास्त धीरे धीरे गायब नहीं हो गया। जियाओवन नीचे चला गया। जियाओवन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि यह परेशान करने वाला लड़का वास्तव में तियानाज़े शेंगसी था जिसके बारे में वह सोच रही थी। मोहभंग का बुलबुले की तरह जागरण, 2 छोटे दुश्मनों के झगड़े ने दादाजी और दोस्तों को हंसाया। रात में शेंगसी ने जियाओवन को घर भेज दिया और दोनों ने अपने भविष्य के जीवन के बारे में बात की। शेंगसी ने जियाओवन को बताया कि हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह वायलिन बनाने के शिल्प को सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इटली जाना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के सदस्य इसके खिलाफ थे और केवल उसके
उसके दादा ने उसका पूरा समर्थन किया, इसलिए उसे नहीं पता था कि अंत में क्या होगा। शेंगसी के शब्दों ने जियाओवन को झकझोर दिया। उन्होंने इतनी कम उम्र में अपने जीवन की दिशा खोजने के लिए शेंगसी की प्रशंसा की। जाने से पहले शेंगसी ने जियाओवन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके पास कविता लिखने की प्रतिभा है और वे बहुत अच्छा गाते हैं। हालांकि भले ही वह जिस व्यक्ति को पसंद करता है उससे प्रशंसा मिले, फिर भी जियाओवन खुश नहीं हो सकता। इस समय पसंदीदा बिल्ली बैरन के बारे में एक किताब लिखने के लिए करना चाहता है। दादा शेंगसी को जब पता चलता है तो वह बहुत सहायक होते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें इस कहानी का पहला पाठक होना चाहिए। दादा जियाओवेन की उलझन देखते हैं। वे कच्चे अभ्रक का एक टुकड़ा निकालते हैं। बिजली की छड़ी की रोशनी में इसमें पन्ना एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित करता है। दादा कहते हैं कि वे और शेंगसी इस अपरिष्कृत प्राकृतिक कच्चे माल की तरह हैं, एक साधारण उपस्थिति के साथ, लेकिन जब तक वे परिष्कृत और नक्काशीदार हैं, वे अद्वितीय सुंदरता उत्सर्जित कर सकते हैं। एक अच्छी कहानी लिखने के लिए जियाओवेन बहुत सारी जानकारी देखने के लिए पुस्तकालय जाता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दादा शेंगसी आते हैं। वे कल चले जाएंगे। जब वे अलग होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और थोड़े समय के लिए हाथ में हाथ डालने के बाद वे एक साथ अपने स्वयं के अनुभव शुरू करते हैं। उसके बाद के दिनों में जियाओवन ने अपना पूरा दिल और आत्मा लेखन के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उसके ग्रेड गिर गए और शिक्षक ने उसके माता पिता को बुलाया। हैरानी की बात है कि जियाओवन के विचारों के बारे में जानने के बाद उसके पिता ने उसे सबसे बड़ा समर्थन और पुष्टि दी। 2 महीने बीत गए और इस अवधि के दौरान जियाओवन ने बार बार विफलताओं और भ्रम के बाद आखिरकार पहला मसौदा पूरा किया। पुस्तक में बैरन का अपना प्रेमी था। वे मूल रूप से परी प्रेमियों की एक जोड़ी थे, लेकिन अचानक युद्ध से अलग हो गए थे। जियाओवन ने अपने दादा को ढूंढा और उन्हें किताब सौंपी, लेकिन वह इतना डर गया था कि वो दरवाजे के बाहर सिकुड़ गया, ठीक उसी तरह जैसे कोहरा जो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था लेकिन विफलता से डरता था। रात तक उसके दादा ने पूरी किताब पढ़ ली। उन्हें लगा कि कहानी अच्छी तरह से लिखी गई थी, लेकिन कुल मिलाकर यह उनके और शेंगसी की तरह लिए नूडल्स का एक कटोरा पकाया और उसे बताया कि शेंगसी ने पहली बार वायलिन बनाने के बाद उसने उसके लिए नूडल्स का एक बड़ा कटोरा भी पकाया। जियाओवन ने अपने टूटे हुए दिल को खत्म किया और घर पर सो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी किताब में लिखी कहानी आश्चर्यजनक रूप से उसके दादा के अनुभव के समान थी जब वह छोटा था। ये पता चला कि उसके दादा ने अपने दोस्तों के साथ दूसरे देशों की यात्रा की थी जब वह छोटा था। उनके दोस्त ने क्रमशः बैरन और बैरोनेस नामक बिल्ली खरीदी। उन्होंने फिर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन जलते हुए युद्ध के कारण दोनों अंततः एक दूसरे के पछतावे बन गए। अगली सुबह जियाओवन ने अपने दिल में एक भावना के साथ खिड़की खोली और खिड़की के बाहर साइकिल चला रहा शेंगसी वहाँ था। सब कुछ भाग्य द्वारा व्यवस्थित लग रहा था। लंबे समय से खोई हुई मुलाकात फूलों के खिलने की तरह भव्य थी। लड़की ने अपना कोट पहनने की भी जहमत नहीं उठाई और भाग गई। जब वे नीचे आई तो सेजी ने एक साइकिल चलाई और जियाओवन को एक ढलान पर ले गया। यहीं पर वह रेखा दिखाई दी जिसने अनगिनत दर्शकों को छुआ। दोनों शीर्ष पर आ गए पहाड़ की, जहाँ से वे पूरे शहर को देख सकते थे। ये सेजी का गुप्त अड्डा था। जल्द ही बादलों के समुद्र में सूरज उगाया और सुनहरी सुबह की रोशनी उन दोनों पर चमक उठी, मानो उन्हें स्वर्ग से आशीर्वाद भेज रही हो। 1995 की इस फिल्म ज़ीर किंगटिंग ने अमासावा सेजी की अपरिपक्वता और बेरियों का वर्णन करने के लिए तसुकिशिमा की भाषा का इस्तेमाल किया, जो प्यार के मूल स्वरूप की पूरी तरह से व्याख्या करता है। जब प्यार में दो आत्माएं एक दूसरे के पूरक होती हैं, जब आवृत्ति पूर्ण अलगाव तक पहुंचती है, तो वे निश्चित रूप से सबसे तेज चमक के साथ फट जाएंगे। जीवन शायद उतना मुश्किल न हो। अच्छा प्यार आपके लिए सब कुछ ठीक कर देगा। यह मेरी जीवन फिल्म है। मैं जियो जियोंग हूँ। अगली बार मिलते हैं। और सुबह की सुनहरी रोशनी उन दोनों पर चमक उठी, मानो स्वर्ग से उन्हें आशीर्वाद भेज रही हो। 1995 की यह फिल्म ज़ीर किंगटिंग ने अमासावा सेजी की अपरिपक्वता और बेरियों का वर्णन करने के लिए तसुकिशिमा की भाषा का उपयोग किया, जो प्यार के मूल स्वरूप की पूरी तरह से व्याख्या करती है। जब प्यार में दो आत्माएं एक दूसरे के पूरक होती हैं, जब आवृत्ति पूर्ण पृथक्करण तक पहुंचती है, तो वे निश्चित रूप से सबसे चमकदार चमक के साथ फूट पड़ेंगे। जीवन इतना कठिन नहीं हो सकता। अच्छा प्यार आपके लिए सब कुछ ठीक कर देगा। यह मेरी जीवन फिल्म है। मैं जियो जियोंग हूँ। अगली बार मिलते हैं। और सुबह की सुनहरी रोशनी उन दोनों पर चमक उठी, मानो स्वर्ग से उन्हें आशीर्वाद भेज रही हो। 1995 की यह फिल्म ज़ीर किंगटिंग ने अमासावा सेजी की अपरिपक्वता और बेरियों का वर्णन करने के लिए तसुकिशिमा की भाषा का उपयोग किया, जो प्यार के मूल स्वरूप की पूरी तरह से व्याख्या करती है। जब प्यार में दो आत्माएं एक दूसरे के पूरक होती हैं, जब आवृत्ति पूर्ण पृथक्करण तक पहुंचती है, तो वे निश्चित रूप से सबसे चमकदार चमक के साथ फूट पड़ेंगे। जीवन इतना कठिन नहीं हो सकता। अच्छा प्यार आपके लिए सब कुछ ठीक कर देगा। यह मेरी जीवन फिल्म है। मैं जियो जियोंग हूँ। अगली बार मिले। जब प्यार में दो आत्माएं एक दूसरे के पूरक होती हैं, जब आवृत्ति पूर्ण पृथक्करण तक पहुंचती है, तो वे निश्चित रूप से सबसे चमकदार चमक के साथ फूट पड़ेंगे। जीवन इतना कठिन नहीं हो सकता। अच्छा प्यार आपके लिए सब कुछ ठीक कर देगा। यह मेरी जीवन फिल्म
है। मैं जियो जियोंग हूँ। अगली बार मिलते